जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे आपका 69वें बीपीएससी में आपका साइंस का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। यानी आपका 69वें बीपीएससी में देखेंगे साइंस का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और आप 70वें बीपीएससी के लिए आप साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़े, कौन सा बुक आपका बेटर होगा, तो ये आप एनालिसिस के बाद ही आपको पता चलेगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है, यानी कौन सा रिएक्शन की दर को धीमी करता है। अब देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि देखिए उत्प्रेरक, वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विसमांगी उत्प्रेरक ये सभी आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, कोई धीमी नहीं करता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, डी होगा। अब देखिए इसका सोर्स कहाँ है ये चलिए देखते हैं। अब देखिए ये आपका इसका सोर्स है, आपको बता दिए आपका एनसीईआरटी क्लास 12, यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री का ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था और यहाँ देखिए आपका पूरे अच्छे से आपको लिखा गया है। यहाँ देखिए वर्धक और विषकारक, देखिए वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, जबकि विष उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं। यानी साफ साफ यहाँ लिखा है कि वर्धक जो है ये वे पदार्थ है जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर आपको यहाँ पर बताया गया है कि उत्प्रेरक आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका समांगी, ठीक है, समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा आपका होता है विषमांगी उत्प्रेरक। तो आपका यहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए समांगी हो चाहे विषमांगी हो, दोनों आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये जो आपका देखिए वर्धक यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखिए वर्धक क्या लिखा है, वे पदार्थ है जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। ठीक है, अब प्रश्न यही पूछा था आपका। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, इस ऑप्शन में आपका क्या क्या है, देखिए उत्प्रेरक वर्धक भी है ऑप्शन में, ठीक है, समांगी उत्प्रेरक भी है, विषमांगी उत्प्रेरक भी है। ठीक है, तो ये आपका 69वें बीपीएससी में यहाँ से ये प्रश्न आपका आया था। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखिए आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। करेक्ट, कौन सा तरल है जो बिजली का कुचालक है। ऑप्शन दिया आपका कि नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों आपका ये विद्युत का चालक है, कुचालक नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए इसको देखते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ है। अब ये देखिए आप एनसीईआरटी में, ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल देकर यहाँ पर समझाया है। एग्जाम्पल में ही आपका देखिए शीरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए और उन्हें डुबाकर फिर पूछिए। यानी आपका जो एग्जाम्पल दिया है ना, उसमें आपका यानी नींबू के रस, वनस्पति तेल, दूध, शहद, इन सब का एग्जाम्पल में लेकर बनाया है। अब यहाँ देखिए आगे टेबल भी दिया है, देखिए आपको यहाँ पर टेबल भी दिया है। जो आपका पूछा है कि नींबू का रस क्या है विद्युत का, तो ये चालक है, हाँ अच्छा चालक है। सिरका भी चालक है। ठीक है, टोटी का रस ये आपका बेड कंडक्टर है। ठीक है, वनस्पति तेल ये भी आपका बेड कंडक्टर है। ये आपको यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, इसको आपको फिलअप करना था। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। ये आपका किस क्लास का है, तो एनसीईआरटी क्लास 8 का है। चैप्टर नंबर आपका 11 है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, और ये चैप्टर आपको हम शायद करवाए हैं। ठीक है, पूरा आपका इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, पूरे चैप्टर को हम सोल्व करवाए हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ से पूछा गया है। अब चलिए आगे देखते हैं आपका आगे अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये देखिए ये तो आपका सेम टू सेम आपका एनसीईआरटी के लाइन ही उठाकर पूछ दिया है। ये सेम टू सेम आपका एनसीईआरटी के लाइन ही उठाकर पूछा है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाने जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं विलयन का सांद्रता। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, विलयन का सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये देखिए कहाँ पर है एनसीईआरटी में, तो आपको दिखा देते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्लास 9 का है, चैप्टर नंबर 2 का, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 का है। अब यहाँ पर देखिए सेम टू सेम आपका परिभाषा ऐसे ही यहाँ पर दिया है, विलायक की मात्रा अथवा द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए विलय की मात्रा को अथवा विलय पदार्थ की मात्रा में विलयन के दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो यानी सेम टू सेम आपका ये एनसीईआरटी के लाइन आपका उठाकर आपके एग्जाम में पूछ दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका एनसीईआरटी का चैप्टर जो है ये आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अब चलिए और दिखाते हैं आपको आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब ये चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में कहाँ पर है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, आप ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, इसी चीज़ को उठाकर बीपीएससी ने पूछ दिया है। ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगा, ये आपका एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में आपका मिल जाएगा क्लास 12 के एनसीईआरटी में। ठीक है, फिजिक्स के। ठीक है, तो देखिए आपका ये भी आपका सेम टू सेम यहाँ से पूछा गया है। चलिए और आपको दिखाते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखिए कि डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, पेपर क्वेश्चन आपका इजी है, लेकिन फिर भी सोर्स तो आपको बताएंगे कि सोर्स कहाँ से मिलेगा। आपका सारा का सारा सोर्स आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं है। हाँ, करेंट अफेयर को छोड़ करके जो आपका कुछ क्वेश्चन था साइंस का, जो करेंट से रिलेटेड था, साइंस इंटेक्स से रिलेटेड था, तो वो तो आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्योर साइंस है वो आपका सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, इसका भी चलिए प्रूफ दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा है, 1953 में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया। अब देखिए यहीं से प्रश्न उठाकर पूछ दिया है। ठीक है, द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया कब, 1953 में जेम्स वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, अब ये किस बुक में मिला है, ये हमें मिला है आपका एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 में मिला है। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 में ये आपको मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 देखिए क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो ये कब होता है, ये होता है आपका वक्ता केंद्र पर। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब भी आपका वहीं बनती है। ठीक है, यहाँ से आपका ये वक्ता केंद्र पर है, इसका प्रतिबिंब आपका इसके नीचे जस्ट बनेगा उल्टा। ठीक है, बराबर बनता है लेकिन उल्टा बनता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, देखिए ये भी आपका एनसीईआरटी में ही है, और ये आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी है। ठीक है, क्लास 10 का एनसीईआरटी है और चैप्टर नंबर आपका 10 है, चैप्टर नंबर 10 है। यहाँ देखिए आपका पूरा डिटेल्स में दिया गया है, कहाँ रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सी पर, यानी आपका वक्ता केंद्र पर, तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, तो समान साइज का बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो कहाँ वस्तु रखेंगे, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, पूरे डिटेल्स में आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आपका क्लास 10 से पूछा है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है। आपको चैप्टर तक हम बता देते हैं कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर में जाकर देखिए 100% आपको मिलेगा। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्वेश्चन है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत में व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो इसका नाम है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब चलिए इसका भी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका कहाँ पर दिया गया है, यहाँ देखिए आपका एनसीईआरटी क्लास 12 का है, चैप्टर नंबर 6 का, ये बायो का है। ठीक है, बायोलॉजी का आप क्लास 12 का देखिएगा, चैप्टर नंबर 6 में आपको ये मिलेगा। यहाँ देखिए दिया है कि आरएनए के प्रकार। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है दूत आरएनए यानी आरआरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, यहाँ देखिए लिखा है मैसेंजर आरएनए यानी mRNA। ठीक है, पूरे डिटेल्स में तो नहीं दिया है, लेकिन आपका यहाँ से आप इसको खोज सकते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए यानी mRNA। ठीक है, तो ये आपका क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपका है करेंट डेंसिटी। ठीक है, करेंट डेंसिटी इज अ, करेंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है। तो करेंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन बी होगा। आप पढ़े होंगे क्लास 12 में करेंट डेंसिटी क्या होता है, तो यह तो आपका I/A होता है, लेकिन ये होता है आपका वेक्टर होता है। ठीक है, अब चलिए दिखाते हैं इसका भी, इस हिंदी में था धारा घनत्व। देखिए फिजिक्स हिंदी में समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम आपको इंग्लिश में लिए हैं। तो करेंट डेंसिटी क्या है, यह वेक्टर क्वांटिटी है। इसका चलिए प्रूफ दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए द करेंट डेंसिटी, क्या लिखा है, द करेंट डेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टेड अलोंग ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इज ऑल्सो अ वेक्टर। क्या लिखा है, इज ऑल्सो अ वेक्टर, यानी वो क्या है,
ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 में यह मिला है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये सबसे अटपटांग क्वेश्चन था 69वें बीपीएससी का। देखा जाए तो आपका ये क्वेश्चन सबसे मैंने बेढंग का कह सकते हैं, जो देखकर इतना आपको लगा ही नहीं होगा कि साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसका आपका सोर्स कहाँ मिलेगा। इसमें कर आपका कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो इसका आपका होगा 3 और 4 सही है, ठीक है। 3 और 4 सही है आपका। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन सी 3 और 4। लेकिन इसका सोर्स देखते हैं, पूरा सोर्स तो नहीं मिला है, लेकिन हमें एक चीज़ मिला है आपका। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भोजन से संबंधित विकार है, ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया इसको बोलते हैं भोजन से विकार या ईटिंग डिसऑर्डर। अब देखिए ये आपका यहाँ पर है, ये आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर है एरोनोक्सिया है, ये खाने का विकार है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका होना चाहिए आपका ये 2 वाले में होना चाहिए। तो जब आपका इसका ये होगा तो इसका मतलब कि ये तो गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। आपका यहीं से ये दोनों आपका छट जाता है। जब इसका ये है तो इसका ये कैसे होगा, इसका मतलब 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, ठीक है। अब 1 गलत पता आपको लग गया, 2 गलत है, तो बाकी आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं। तो 2 गलत है तो ये नहीं होगा, 1 2 गलत है तो ये नहीं होगा, तो क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो एक ही आपको पता रहता तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता। लेकिन देखिए ये आपका साइंस का क्वेश्चन है ही नहीं, साइंस से आपका है ही नहीं। ये आपका हमको मिला है एनसीईआरटी क्लास 12 का साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 में मिला है। अब बताइए साइकोलॉजी का क्वेश्चन आपका साइंस में पूछा जा रहा है, कहाँ से आएगा स्टूडेंट को, ठीक है। तो साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको मिल गया प्रूफ, आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। और एक ही आपको पता रहता है यहाँ पर एरोनेक्सिया किससे संबंधित है, भोजन विकार से, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाता। तो इतना हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका साइंस से नहीं है, ये आपका साइकोलॉजी से पूछ दिया है, ठीक है। अब चलिए आगे दिखाते हैं और प्रूफ आपको दिखाते हैं। जहाँ जहाँ से प्रूफ मिला है सब आपको हम लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन इन अ मेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसका होगा आपका आंसर, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी मॉलिक्यूलर टारगेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर टारगेट। अब इसका चलिए प्रूफ दिखाते हैं, कहाँ मिला है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका हिंदी में देख लीजिए आप लोग क्या है क्वेश्चन, कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। क्या होगा इसका आंसर, आणविक लक्ष्य होगा। हम लोग अभी इंग्लिश में देखे थे। अब इसका प्रूफ देखिए कहाँ पर है। इसका प्रूफ आपका है, ये हमें मिला है एनसीईआरटी क्लास 12 के केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया साफ साफ, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट इज द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉर अ मेडिकल केमिस्ट, ठीक है। पूरे साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट्स इज द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ द मेडिकल केमिस्ट, यानी इसमें सबसे यूजफुल कौन सा है, तो मॉलिक्यूलर टारगेट है। यही तो क्वेश्चन था आपका, यही क्वेश्चन था आपका, यही यहाँ पर क्वेश्चन था कि विच इज द बेसिस ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन इन मेडिकल। तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा मॉलिक्यूलर टारगेट्स। तो ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा। और साइंस के लिए मुझे जो लगता है एनसीईआरटी के अलावा आपका कोई भी आपका एनसीईआरटी के अलावा कोई भी सोर्स आपका काम नहीं आएगा, एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा वो साइंस के लिए। और चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन है। आगे आपका ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है, कौन सा जीव के स्वाद नहीं है, मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार। देखिए मसालेदार कोई आपका ये स्वाद नहीं होता है, ठीक है। ये आपका कोई स्वाद नहीं होता है। तो आप क्या करें, कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, एक तो आपका 4 जो है ये आपका मसालेदार, ये आपका नहीं है। और आपका ये तीखा जो है, तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये जीभ का स्वाद नहीं है। कड़वा होता है, तीखा नहीं होता है। तो आपका 4 और 7 इसका आंसर होगा, ठीक है, जो जीभ का स्वाद नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, 4 और 7। अब चलिए इसका सोर्स देखते हैं कि आखिर ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा है।
तो ये आपका देखिए, ये आपका है एनसीईआरटी का क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 मिलेगा। एनसीईआरटी के क्लास 5 के चैप्टर नंबर 3 में आपका मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। तो यहाँ पर आपको बता ही दिया है कि यानी जीभ का स्वाद क्या क्या होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है, खट्टे होता है और कड़वे होता है। तो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है, आप लोग एग्जाम्पल छोड़ देते होंगे हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल से ही आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। इससे पहले भी आपको दिखाए थे, जो पूछा था आपका विद्युत का कौन सा सुचालक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यानी एग्जाम्पल से ही है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही पूछा गया है। तो अब आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी बनाना होगा, एग्जाम्पल भी आपको पढ़ना होगा, तभी प्रश्न आपका बनेगा। एग्जाम्पल से ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन आपका जो है। ये क्वेश्चन देखिए आपका, ये जो पूछा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइबर का नाम क्या है। इसका नाम आपका है, ध्यान रखिएगा, केवलर। केवलर का प्रयोग हम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में करते हैं, ठीक है। इसका सोर्स देखिए, तो सोर्स मुझे एनसीईआरटी में तो नहीं मिला, लेकिन ये क्वेश्चन हमको मिला है आपका किसी एग्जाम में पूछा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन सेम है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में शाब्दिक सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। और ये क्वेश्चन का पूछा है राजस्थान पुलिस एसआई, यानी राजस्थान के दरोगा वाले एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। और ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ दिया आपका कब, 2023 में, ठीक है। तो बीपीएससी भी कॉपी करता है। यहाँ देखिए सेम प्रश्न है, आंसर इसका भी क्या होगा, केवलर होगा। तो ये आपका राजस्थान के एसआई में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन देखिए आपका है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरती है तो क्या होगा। अब देखिए वो चंद्रमा पर गिर रहा हो, अब देखिए अलग अलग मास द्रव्यमान है इसका, द्रव्यमान आपका अलग अलग है। मान लीजिए एक 5 kg का है, एक मान लीजिए आपका 10 kg का या 20 kg का है, तो इससे आपका फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। अब दोनों को ड्रॉप कीजिए, कहीं से आप ड्रॉप कीजिए यहाँ पर, ठीक है। एक मान लीजिए बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा है, और आपको इसको ड्रॉप कीजिएगा। यदि हाइट दोनों का सेम है, सेम हाइट से हम गिराते हैं, तो ध्यान रखिएगा हर समय हर पॉइंट पर दोनों का आपका स्पीड भी सेम रहेगा और दोनों आपका एक ही समय में भी नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्यों होता है इससे, क्योंकि देखिए इस पर भी आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यदि चंद्रमा पर है तो g/6 लगेगा, और इस पर भी आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका g/6 लगेगा। वहाँ पर आपका द्रव्यमान से ये आपका इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा आप क्लास 11th में पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स में, जब किसी वस्तु है इसको हम ड्रॉप करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसको कि t समय पर कुछ समय पर इसका वेग क्या होगा, तो √अंडर v क्या होता है, √अंडर आपका हम निकाल ही देते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as होता है। तो इस पर लगा दीजिए v बराबर u प्लस at, इस पर ठीक रहेगा। तो v बराबर v निकालना है, इनिशियल u क्या है, 0 है, एक जगह क्या होगा g/6 होगा, एक्सेलेरेशन इंटू t होगा। तो v बराबर का क्या गया, g/6 इंटू t आ गया। यानी ये ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान पर डिपेंड ही नहीं करता है, हमेशा इसका किसी भी टाइम पे स्पीड क्या होगा, तो g/6 इंटू टी होगा, ठीक है। तो एक ही समय गिराते हैं तो दोनों का किसी समय हम पूछेंगे तो दोनों समय में आपका क्या होगा, दोनों जगह आपका दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, यानी एक ही वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। लेकिन इसका एनसीईआरटी में सोर्स कहीं नहीं मिला, लेकिन आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, आपका एक चैप्टर है काइनेमेटिक्स, ठीक है, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत आप हल किए होंगे, ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। ये करते हैं आपका डायनेमो द्वारा, ऑप्शन बी होगा। इसका भी सोर्स मुझे मिला नहीं है कहीं, लेकिन यह सिंपल क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि आगत और निर्गत तंत्रिकाएँ कहाँ मिलती है। ये मिलती है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। इसका भी सोर्स मुझे नहीं मिला है। तो आपको जितने भी हम सोर्स बताए हैं, जो आपका हार्ड क्वेश्चन था, इन सभी का हम आपको सोर्स बताए हैं। जैसे ये क्वेश्चन था आपका, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत हो गया था, तो इसका भी आपका एनसीईआरटी का ही सोर्स है, ठीक है। तो आपको यदि साइंस का प्रश्न को हल करना है, ठीक है, 17वीं बीपीएससी में, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा, ठीक है। वो भी एनसीईआरटी में आप देखे हैं कि क्लास 11th 12th से आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है।
तो एनसीईआरटी पढ़िए, क्लास 11th चैप्टर पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। जहाँ से प्रश्न आपका आया है वहीं से आपका मैक्सिमम प्रश्न आने का चांस है। और आपको इससे पहले आपको हम बता दिए हैं कि 69वें बीपीएससी में आपका बिहार स्पेशल कहाँ से पूछा गया है, पूरे डिटेल्स में आपको इसको भी दिखाए हैं। फिर आपको दिखाए हैं कि आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। 69वें बीपीएससी में ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया ये भी आपको बता दिए हैं। आज साइंस बता दिए कहाँ से पूछा है। अगले क्लास में आपको बताएंगे कि करेंट अफेयर का सोर्स क्या होना चाहिए। जो सबसे लोग डरता है कि करेंट अफेयर का, और इस पर आपका हार्ड भी क्वेश्चन पूछा था 69वीं में, तो करेंट अफेयर का सोर्स कहाँ से मिलेगा, कहाँ से पढ़े, जो एक ही सोर्स को पढ़ने से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए, तो ये आपको बताएंगे कल अगले क्लास में कि करेंट अफेयर का सोर्स कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस क्लास में। देखिए आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप प्लेलिस्ट में अगर देखिए बहुत सारी चीज़ हम पढ़ाए हैं, बिहार स्पेशल हो चाहे आपका बीपीएससी के लिए बहुत से आपको पढ़ाया है। तो आप जाकर चैनल पर देखिए क्या क्या पढ़ाए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा कंटेंट देते हैं, आप जाकर देखिए एक बार, ठीक है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।